So can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So good evening, sabko. Good evening. Good evening. Good evening. So today we are going to start new chapter, and that is excretory products and their elimination. Excretory products and their elimination. Okay. So this is ये चैप्टर नंबर 19 है फ्रॉम योर ह्यूमन फिजियोलॉजी. ओके. सो हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड देखा, राइट? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. तो हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ द फूड दैट वी इनटेक. जो भी हम लोग खाना खाते हैं उस खाने में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट करना काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का. So that bring about the breakdown of the complex molecules into simple molecules, non-absorbable into absorbable form. Okay. और जो अनडाइजेस्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जितना हम लोग खाते हैं वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता. तो उसमें से कुछ हिस्सा हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते. तो जो नॉन डाइजेस्टेड होता है वो फिर फीकल मैटर के फॉर्म में बॉडी के बाहर जाता है. यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. sir. ओके. तो जो नॉन डाइजेस्टेड फूड है दैट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर बाय एनस. ओके. तो ये अभी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि चैप्टर तो है एक्सक्रीशन का. तो इसमें क्या रिलेशन है देखो कि ये जो डिफिकेशन है ना, मतलब इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड, उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं जो कि डाइजेस्टेड नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो सके आप हमारे बॉडी के अंदर, एलिमेंट्री कैनल के अंदर, वो बाहर फेंके जाते हैं. तो वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन ही है. डिफिकेशन इज वन काइंड ऑफ एक्सक्रीशन, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सक्रीशन. फिर भी ये चैप्टर अलग क्या है, इसमें हम लोग डिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे. ओके. वो भी एक्सक्रीशन है. डिफिकेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑल्सो एक्सक्रीशन. बट इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे और थोड़ा सा अलग बात करेंगे. तो क्या होता है कि ये तो बात हुई हमारी अनडाइजेस्टेड फूड की, डिफिकेशन की, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सक्रीशन. बट जो डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या हो जाता है? आफ्टर डाइजेशन देयर इज एब्सॉर्प्शन, ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है. ब्लड उस न्यूट्रिएंट को, मतलब डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइजेस्टेड प्रोटीन्स को बोलते हैं अमीनो एसिड्स, डाइजेस्टेड फैट्स को बोलते हैं फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल. तो ये जो सब सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब होते हैं अल्टीमेटली, एंड ब्लड के साथ वो घूमते हैं सर्कुलेशन से, और ब्लड उसको सब ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू को. तो वंस दे एंटर इन द टिश्यू, वंस दे एंटर इन द सेल, सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर उसका यूज होता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, राइट? एसिमिलेशन. तो जब सेल उनका यूज करता है ना, तो सेल के पास अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट आते हैं, जैसे कि ग्लूकोज आता है ब्लड से जो डाइजेस्ट हुआ था एलिमेंट्री कैनल में, फैटी एसिड्स आता है, अमीनो एसिड्स आ जाता है, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन मतलब नाइट्रोजन बेस भी आ जाते हैं. जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनको हमारा इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स नाइट्रोजन बेसिस में, और वो नाइट्रोजन बेसिस प्यूरिन एंड पिरिमिडिन
adenine, guanine, cytosine, thymine, etc. They are absorbed into the blood and they are transported to the tissue. तो जो सेल्स के पास है, टिश्यू के सेल्स के पास जो अमीनो एसिड गई है और जो नाइट्रोजन बेसिस मतलब प्यूरिन पिरिमिडिन गए हैं, तो अमीनो एसिड्स एंड प्यूरिन पिरिमिडिन मतलब नाइट्रोजन बेसिस आर नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड सेल के पास आ गए हैं, अमीनो एसिड एंड नाइट्रोजन बेसिस, तो उसको सेल अभी फर्दर मेटाबोलाइज करेगा, फर्दर कैटाबोलाइज करेगा, सेल फर्दर उसको ब्रेक डाउन करेगा, मतलब डाइजेस्टेड फूड को फर्दर डाइजेस्ट सेल करता है। तो उनमें से जो अमीनो एसिड्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, जब उनका ब्रेकडाउन सेल के अंदर होता है, उनका डाइजेशन, फर्दर डाइजेशन सेल के अंदर होता है, तो उनके डाइजेशन से हमारे बॉडी सेल के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है अमोनिया। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यस सर। यस सर। तो आपको भी पता चला कि डाइजेशन प्रोसेस में जो डाइजेस्ट नहीं होते उनका एक्सक्रीशन तो डिफिकेशन ही में हो जाता है, जो एनस से बाहर निकलता है फीकल मैटर। लेकिन जो डाइजेस्ट होता है वो सेल के अंदर जाता है, उनमें से जो नाइट्रोजन वाला कंपाउंड होता है उनका जब डाइजेशन होता है सेल के अंदर, तो उनमें अमोनिया बनता है, उसमें अमोनिया बनता है सेल के अंदर। ओके, और वो अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होता है। बाद में क्या होता है, ये जो अमोनिया सेल के अंदर बना है बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन, सेल्यूलर ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड नाइट्रोजनस नाइट्रोजन बेसिस लाइक प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, तो वो अमोनिया सेल के अंदर जो बना है वो सेल को बहुत टॉक्सिक है। तो ये सेल अपना ये अमोनिया वो ब्लड को वापस देती है। ब्लड से क्या लेती है? नाइट्रोजनस कंपाउंड लेती है, अमाइनो एसिड लेती है और नाइट्रोजन बेसिस प्यूरिन पिरिमिडिन लेती है, और उनको डाइजेशन करने के बाद जो वेस्ट मतलब डाइजेशन करने के बाद उनसे कुछ अच्छी चीजें मिलती है सेल को, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है अमोनिया। तो दिस अमोनिया जो सेल के अंदर बनता है वो सेल गिव रिटर्न टू ब्लड। फिर ब्लड जो है वो सेल से वापस जाता है और वो लीवर के पास जाता है घूमते घूमते। तो अमोनिया जो सेल में बना था नाइट्रोजनस वेस्ट है, टॉक्सिक है सेल के पास, सेल को, बॉडी को बहुत टॉक्सिक है। तो जैसे ही अमोनिया लीवर के अंदर आ गया तो लीवर में उस अमोनिया का बनता है यूरिया। ओके, यूरिया बनते हैं, हमारे बॉडी की बात कर रहा हूं। लेकिन कोई कोई एनिमल ऐसे है कि उनके बॉडी में अमोनिया जो बना वो अमोनिया ही डायरेक्टली बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं, तो उसके बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। हमारे जैसे कुछ एनिमल्स के अंदर अमोनिया का लीवर बनाता है यूरिया, और बाद में यूरिया लीवर ब्लड को देता है, और ब्लड जब किडनी में जाता है तो उसका होता है फिल्ट्रेशन। किडनी क्या करती है, ब्लड में से जो यूरिया था वो रिमूव करती है और उस यूरिया का बाहर उसको बाहर फेंकती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के। तो कुछ एनिमल अमोनिया का यूरिया बनाते हैं, कुछ एनिमल अमोनिया का वैसे ही अमोनिया ही बाहर फेंकते हैं, और कुछ एनिमल अमोनिया का यूरिक एसिड भी बनाते हैं। ओके, तो कुछ एनिमल अमोनिया ही डायरेक्टली एक्सक्रीट करेंगे, कुछ एनिमल यूरिया करेंगे एक्सक्रीट, और कुछ एनिमल यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। तो हैव यू अंडरस्टूड? अभी तक जो मैंने बोला आपको क्लियर हो गया क्या? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ तो आपको पता है क्या करना है? यस, क्लियर है तो आपको पता है क्या करना है? यस, कम ऑन, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। अगर कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हो। देखो, टाइम मत निकालो, जो भी आपको कमेंट करना है या पूछना है कुछ, जो जल्दी करो, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। ठीक है, तो ये फिर एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज एक्सक्रीशन? इट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? पूरा रिमूवल, ऐसा नहीं कुछ रखना है, मतलब मैक्सिमम रिमूवल। इट इज एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट, आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन।
मेन फंक्शन क्या है एक्सक्रीशन का? मेन फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन तो हमने देखा। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस। मतलब जो ज्यादा वाटर है ना वो भी हार्मफुल है बॉडी को, तो वाटर भी रिमूव होता है। वाटर इज ऑल्सो रिमूव आउट ऑफ द बॉडी इफ इट इज एक्सेस। कुछ सॉल्ट ज्यादा है तो वो भी बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं। ओनली नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं, नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है, वो भी रिमूव करते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना एक्सक्रीशन, और वाटर, ज्यादा वाटर को बाहर निकालना, ज्यादा सॉल्ट को बाहर निकालना, ताकि हमारे बॉडी का वाटर का एंड सॉल्ट का बैलेंस रह सके। सो वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम का दो फंक्शन होते हैं, एक तो एक्सक्रीशन होता ही है, उसके साथ वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस रखना, जितना चाहिए उतना अपने पास रखना है और जितना नहीं चाहिए वो बॉडी के बाहर फेंकना है, तो उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, सॉल्ट वाटर बैलेंस। ये ऑस्मो कन्फर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर क्या है हम लोग बाद में देखेंगे, भी टाइम मिला तो, इतना जरूरी नहीं है। तो मेजर जो है ना, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से होते हैं? हमने देखा कि कोई कोई एनिमल में डायरेक्टली अमोनिया जो मतलब सबके बॉडी में अमोनिया ही बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन कोई एनिमल के, किसी एनिमल के अंदर डायरेक्टली अमोनिया जो बना उसको ही बाहर फेंकते हैं। लेकिन कोई एनिमल के अंदर अमोनिया का कन्वर्जन होता है यूरिया में या फिर यूरिक एसिड में, और वो यूरिया या यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। तो बेसिकली अमोनिया ही फॉर्म होता है, लेकिन अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड टू यूरिया और यूरिक एसिड इन सम एनिमल। ओके, सो एक तो अमोनिया बाहर निकालते हैं कुछ एनिमल यूरिया को, और कुछ एनिमल यूरिक एसिड को। सो दीज आर द थ्री मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट। नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 है यूरिया, और नंबर 3 यूरिक एसिड। 3 नाइट्रोजन। ओके, तो मैंने बोला आपको कि जिन एनिमल में यूरिया बाहर निकालते हैं, जैसे कि ह्यूमन है, उनमें अमोनिया का कन्वर्जन लीवर में होता है यूरिया में, और यूरिया इज रिलीज इनटू द ब्लड, एंड जैसे ही ब्लड किडनी में जाता है वहां पे फिल्ट्रेशन होता है और उसका यूरिया बाहर निकाला जाता है। ओके, और लीवर के अंदर जो अमोनिया से यूरिया बनता है उसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, या यूरिया साइकिल, या क्रेब हेंसलेट साइकिल। सपोज ये अमोनिया है, ये लीवर है, ये लीवर क्या करेगा? लीवर में क्या साइकिल होगा? यूरिया साइकिल उसको बोलेंगे, यूरिया साइकिल लीवर में होता है। या फिर उसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, क्योंकि इस साइकिल का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है ऑर्निथिन। या उसको बोलते हैं केएस साइकिल, केएस मतलब है क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, साइंटिस्ट का नाम है वो लीवर के अंदर होता है, और अमोनिया का बनता है यूरिया। क्या बनता है? यूरिया। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। मतलब एक मॉलिक्यूल यूरिया बनाना है तो 2 अमोनिया चाहिए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एंड 3 एटीपी चाहिए। तो अमोनिया से यूरिया बनाना एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है। ओके, अगर जरूरत है तो ही वो अमोनिया से यूरिया बनाएंगे, लेकिन अगर वो अमोनिया डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं तो डायरेक्टली बाहर निकालेंगे, वो एनर्जी वेस्ट नहीं बना करेंगे अमोनिया से यूरिया बनाने के लिए। तो दीज आर द 3 मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। इज इट डन? इतना क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं। फास्ट, कम ऑन फास्ट। इधर करो, इधर करो, जल्दी जल्दी करो, वी डोंट हैव टाइम। यस, देखो ये तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से अलग अलग एनिमल में, देखो कि ये अलग अलग नाम है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के। जैसे कि प्रोटोनिफ्रिडिया, उसको फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं, उनका काम एक्सक्रीशन भी है और ऑस्मो रेगुलेशन भी है। तो ये जो है ये कौन होते हैं, कौन से एनिमल?
प्लैटिहेलमिंथिस है, रोटीफर्स। रोटीफर्स क्या है? रोटीफर्स these are types of Aschelminthes. Rotifers are types of Aschelminthes. Cephalochordate Amphioxus उसका एग्जांपल है, कोई कोई एनिलिडा। ओके, ये तो आप इसमें से देख सकते हो एनिमल किंगडम में। इधर में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सब एनिमल किंगडम में किया हुआ रहेगा। जो अर्थवर्म है उसके पास होता है नेफ्रिडिया, और मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट जैसे कॉकरोच उनके पास होते हैं माल्पीजियन ट्यूब्यूल। क्रस्टेशियन फॉर एग्जांपल प्रॉन्स के पास होता है ग्रीन ग्लैंड्स या उसको बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड्स। और सब जो वर्टिब्रेट है उनके पास होता है किडनी। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ओके, प्रोटोजोआ ना, प्रोटोजोआ कोई एनिमल नहीं है, लेकिन प्रोटोजोआ से ही सब एनिमल प्रोड्यूस हुए थे। तो प्रोटोजोआ, उसके बाद पोरीफेरा, पोस्ट एनिमल किंगडम, उसके बाद निडेरिया या सिलेंट्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा। इस सब में कोई अलग ऑर्गन नहीं एक्सक्रीशन का, बॉडी सरफेस ही करता है। इन सब में क्या करता है? बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस ही करता है एक्सक्रीशन। अंडरस्टूड? क्लियर? Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Now the mode of excretion. एनिमल, कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं, चाहे वो अमोनिया कर रहे हैं, यूरिया कर रहे हैं या यूरिक एसिड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मोड ऑफ एक्सक्रीशन। क्या है उनका मोड? देखो कि जो कोई एनिमल होगा वो किस एरिया में रहता है, किस हैबिटेट में रहता है, वो अंदर पानी के अंदर रहता है या टेरेस्ट्रियल है, जमीन के अंदर ऊपर रहता है, तो उसके अनुसार इट बेस्ड ऑन द हैबिटेट। ओके, तो चाहे अगर उसने अमोनिया को एक्सक्रीट किया तो उसको बोलेंगे अमोनोटेलिक एनिमल, और उस मैकेनिज्म को बोलेंगे अमोनोटेलिज्म। अगर वो एनिमल, कोई एनिमल यूरिया कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे यूरियोटेलिक एनिमल, और द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म। और अगर वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल, एंड द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म अलग है, यूरिकोटेलिज्म अलग है, क्योंकि इधर अमोनिया का यूरिया या यूरिक एसिड नहीं बनता, वही डायरेक्टली अमोनिया ही बाहर फेंका जाता है। इसमें यूरियोटेलिक में अमोनिया जो बनता है उसका यूरिया बनाता है उसका लीवर, और यूरिकोटेलिक में अमोनिया का यूरिक एसिड बनता है। ओके, बेसिकली अमोनिया सब में प्रोड्यूस होता है, लेकिन इनमें अमोनिया का यूरिया बनता है और यूरिकोटेलिक में अमोनिया का यूरिक एसिड बनता है। ओके, तो जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबल है, वो तो अमोनिया ही करेंगे एक्सक्रीट। क्यों? क्योंकि अमोनिया निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। उसका मतलब है जिनको ज्यादा पानी नहीं मिलता, ओके, वो अमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकते। वो उनको एक तो अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में करना पड़ेगा या यूरिक एसिड में करना पड़ेगा। मतलब बहुत ही कम पानी मिल रहा है तो यूरिक एसिड में करना पड़ेगा, और मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा है तो यूरिया में कन्वर्ट करेंगे, और बहुत ज्यादा वाटर मिल रहा है तो अमोनिया ही वो एक्सक्रीट करेंगे। अगर उनके पास पानी बहुत है, मतलब पानी के अंदर ही रहते हैं, तो वो अमोनिया ही करेंगे एक्सक्रीट, क्योंकि अमोनिया से यूरिया या यूरिक एसिड बनाने के लिए एनर्जी लगती है, एटीपी लगता है। तो वो खाली फोकट का अपना एटीपी वेस्ट नहीं करेगा। अगर उसके पास बहुत ज्यादा वाटर है तो अमोनिया, अगर पानी कम है तो यूरिया, और उससे भी कम है पानी तो यूरिक एसिड। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ओके, तो ये क्या होता है कि Yes, sir. हाँ, ये अमोनिया कैसे रिमूव होता है? तो मैंने बोला आपको कि जो एनिमल अमोनिया मतलब रिमूव करते हैं, वो अमोनिया उनके बॉडी सरफेस से बाहर जाता है, या कोई फिश जैसे हो तो गिल्स से बाहर जाता है। ओके,
लेकिन अमोनिया डायरेक्टली NH3 बाहर नहीं जाता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, उसको NH4+ बोलते हैं। सो दे एक्सक्रीट अमोनियम आयन NH4+। और जो यूरिया है वो अपनी, मैंने बोला आपको, जो अमोनिया बनता है उनके सेल के अंदर अमाइनो एसिड से और नाइट्रोजनस बेस पिरिन पिरिमिडन से, उसका वो अमोनिया सॉरी वो अमोनिया वो सेल जो है ना वो ब्लड को देते हैं। ब्लड उसको लेता है लीवर में, लीवर अमोनिया का कन्वर्जन करता है यूरिया में, और यूरिया लीवर रिलीज करता है ब्लड में, ब्लड जाता है किडनी में, किडनी में उसका ये यूरिया अलग होता है ब्लड से, फिल्ट्रेशन होता है और वो यूरिन से बाहर जाता है। लेकिन जो यूरिकोटेलिक है, जो यूरिक एसिड बनाते हैं, वो तो बहुत थिक होता है। ओके, बहुत बहुत थिक होता है कि वो पेस्ट या पैलेट होता है। 1 ग्राम अमोनिया अगर आपको रिमूव करना है किसी एनिमल को, तो उसको 1 ग्राम अमोनिया के लिए डिजोल्व करने के लिए 500 ml पानी लगता है। 1 ग्राम यूरिया डिजोल्व करने के लिए 50 ml पानी लगता है, वाटर। एंड 1 ग्राम यूरिक एसिड डिजोल्व करने के लिए सिर्फ 10 ml पानी काफी होता है। मतलब जिनके पास बहुत ही ज्यादा वाटर है वही अमोनिया को रिमूव करेंगे ना, जिनको मीडियम वाटर Yes, है वो sir. यूरिया करेंगे, और जिनको कम वाटर मिल रहा है, जैसे कि कोई टेरेस्ट्रियल हो, ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा टेरेस्ट्रियल मतलब बर्ड्स वगैरह, तो वो तो क्या करेंगे, यूरिक एसिड। तो ये यूरिकोटेलिज्म एंड यूरियोटेलिज्म जो है ना, वो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो अगर क्वेश्चन आ गया आपको कि व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन, और एक ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है अमोनोटेलिज्म, दूसरा ऑप्शन है यूरियोटेलिज्म, तीसरा ऑप्शन है यूरिकोटेलिज्म, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ यूरिको एंड यूरियो। तो आप यूरियो एंड यूरिको बोथ को टिक कर सकते हैं। लेकिन सपोज एक ऑप्शन ऐसा है अमोनोटेलिज्म, दूसरा है यूरियोटेलिज्म, तीसरा है यूरिकोटेलिज्म, और फोर्थ ऑप्शन कोई अनरिलेटेड है, इररिलेवेंट है, तो आप यूरिकोटेलिज्म करेंगे। क्योंकि यूरियोटेलिज्म मतलब जिसमें यूरिया रिमूव करते हैं, और यूरिकोटेलिज्म जिसमें यूरिक एसिड रिमूव करते हैं, दोनों टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, दोनों में वाटर कंजर्व होता है, लेकिन ज्यादा कंजर्व किसमें होता है, यूरिकोटेलिज्म में। अंडरस्टूड? तो किसी Yes. एक ऑप्शन है तो Yes, यूरिकोटेलिज्म। sir. हाँ, अगर सपोज अमोनोटेलिज्म है, यूरियोटेलिज्म है और यूरिकोटेलिज्म नहीं है, तो आप यूरियोटेलिज्म को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके आंसर जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन के अनुसार हिसाब से बदल जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिया है और क्या पूछा है, वो जितना दिया है उसमें से पूछ रहे हो, इतना ध्यान रखना है। क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. यस, गुड। ओके, तो अमोनिया, हाँ मैंने क्या बोला कि अमोनिया जैसे ही बॉडी के अंदर बनता है, वो एज अर्ली एज पॉसिबल रिमूव करना है, क्योंकि वो मोस्ट टॉक्सिक है, मैक्सिमम टॉक्सिक है। और यूरिक एसिड तो थोड़ा मतलब बहुत कम टॉक्सिक है इसमें, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि यूरिक एसिड टॉक्सिक नहीं है, तीनों टॉक्सिक है, लेकिन सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड है, उससे थोड़ा कम ज्यादा टॉक्सिक यूरिया है, और सबसे ज्यादा टॉक्सिक इन तीन में से अमोनिया है। तो अमोनिया जैसे ही बनता है, तो उनके पास बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, तो पानी को लेके बॉडी में वो अमोनिया बाहर निकाल सकते हैं उसमें डिजोल्व करके। ओके, क्योंकि तीनों टाइप के एनिमल में अमोनिया तो बन ही रहा है, लेकिन जिनके पास वाटर ज्यादा नहीं है, वो तो अमोनिया का रूपांतरण मतलब कन्वर्जन थोड़ा यूरिया या यूरिक एसिड में कर लेंगे। ओके, क्योंकि यूरिया तो कम टॉक्सिक है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम बॉडी के अंदर स्टोर हुआ तो भी चलेगा। यूरिक एसिड तो उससे भी कम टॉक्सिक है, थोड़ा है टॉक्सिक लेकिन उससे भी कम टॉक्सिक है, तो वो और ज्यादा टाइम स्टोर कर सकते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन अमोनिया बिल्कुल स्टोर नहीं हो सकता, वो बहुत हाईली टॉक्सिक है, एज सुन एज इट इज फॉर्म इट मस्ट बी रिमूव्ड। अगर ज्यादा वाटर है तो ये कर सकते हैं रिमूवल उसका इमीडिएटली, अगर कम वाटर है तो उसको यूरिया में, और उससे कम वाटर है तो उसको यूरिक एसिड में, मतलब लेस एंड लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एग्जांपल्स क्या है किस किस एनिमल के, देखो ये यूरिकोटेलिक की बात करेंगे लास्ट वाली। तो जो बर्ड्स है, क्योंकि बर्ड्स तो हवा में पेड़ पे रहते हैं, वो बहुत ही कम टाइम में के लिए वो धरती मतलब ये लैंड पे आते हैं, क्योंकि लैंड पे वो उनको प्रोटेक्शन नहीं है, तो बहुत ही कम टाइम वो रुकते हैं। ओके,
और जल्दी से भाग जाते हैं क्योंकि उनको धोखा है, वो हवा के अंदर या पेड़ के अंदर वो कंफर्टेबल है क्योंकि वो उड़ने वाले हैं, लेकिन ये जमीन पर ये कंफर्टेबल नहीं है। ओके, जो लैंड इंसेक्ट मतलब जमीन पे जो इंसेक्ट होते हैं वो लैंड स्नेल, मेनी रेप्टाइल्स, ओके, वो सब यूरिकोटेलिक होंगे। मैमल, सभी मैमल्स, फिश, अभी फिश होते हैं पानी में, लेकिन जो मरीन कार्टिलेजिनस फिश है, स्पेशली मरीन फिश या कार्टिलेजिनस फिश, ओके, और जमीन पे रहने वाले एम्फीबिया, एम्फीबिया तो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे, लेकिन टैडपोल होते हैं वो पानी में रहते हैं, बाकी वो फ्रॉग वगैरह मैक्सिमम जमीन पे ही रहते हैं, लैंड पे। तो फ्रॉग हो या टोड हो, लैंड वाले एम्फीबिया, तो वो यूरिया करेंगे। लेकिन ये जो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट सारे के सारे बोनी फिश जो रहते हैं उनको टेलियोस बोलते हैं। और इंसेक्ट लैंड इंसेक्ट यूरिकोटेलिज्म, और एक्वेटिक इंसेक्ट अमोनोटेलिज्म, और एक्वेटिक एम्फीबिया। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अमोनोटेलिक एनिमल। क्या हम आगे जा सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर हम आगे जा सकते हैं, आपको इतना क्लियर हो गया तो आप थम्स अप कर सकते हो। यस, कम ऑन फास्ट। यस, फास्ट, जो भी रिप्लाई देना है फास्ट करो, इतना भी कम स्टूडेंट नहीं है कि नहीं कर सकते रिप्लाई। इधर करो, सब इधर करो, पहले इधर करो, कमेंट सेक्शन में करो। सब बच्चे पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे। मैं तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ ना बेटा, इतना ही पूछ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको नहीं आ रहा है तो आपको ये बोल देना है सर आप ये समझा दो। हाँ, ये आपको कंपलसरी नहीं है कि बाबा आप समझ रहे हैं ऐसा ही बोलो, ठीक है ना। तो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन, लेकिन यू डोंट बी न्यूट्रल, ठीक है, डोंट सिट न्यूट्रली। उसके बाद है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सिर्फ ह्यूमन की बात करेंगे अभी, तो उसमें दो किडनीज है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, दो यूरेटर है, हर किडनी से निकलते वो, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है और सिंगल यूरेथ्रा है। सो दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, आ गए आपके स्क्रीन के सामने, Yes. Yes, sir. देखो। तो ये राइट किडनी है, ये क्योंकि वो मिरर इमेज है ना, सामने है आदमी खड़ा, तो उसका राइट हमारा लेफ्ट, उसका राइट सामने आएगा, तो हमारे लेफ्ट के सामने उसका राइट है, तो राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। ये राइट किडनी थोड़ी नीचे है, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है। क्यों? क्योंकि राइट साइड लीवर होता है और लीवर बड़ा होता है, उसके वजह से राइट वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है। ओके, उसके बाद ये दो यूरेटर है, Yes, sir. दो यूरेटर है, वो क्या करते हैं, किडनी में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन बनता है किडनी में, किडनी प्रोड्यूसेस यूरिन, तो वो यूरिन आता है यूरेथ्रा से और ब्लैडर के अंदर आता है, वो सिंगल होता है ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा है, उससे यूरिन बाहर निकलता है और ब्लैडर के अंदर कुछ टाइम के लिए यूरिन स्टोर होता है। ओके, तो ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है। रीनल आर्टरी मतलब क्या है कि हमें पता है कि जो हार्ट से आर्टरी निकली थी, उसकी एक ब्रांच डॉर्सल आर्टरी नीचे नीचे आ गई है ना, बॉडी के डॉर्सल पार्ट से, पीठ 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 साइड से आ गई। ओके, डॉर्सल साइड से, उसको डॉर्सल आर्टरी या रीनल आर्टरी बोलते हैं। रीनल आर्टरी जैसे किडनी के पास आ गई, उसके दो ब्रांच हो गए, राइट वाली राइट किडनी में घुस गई आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल मतलब किडनी की आर्टरी, लेफ्ट वाली रीनल आर्टरी लेफ्ट किडनी के अंदर घुस गई। यू अंडरस्टैंडिंग? और जैसे ही आर्टरी किडनी के अंदर जाती है तो आर्टरी डिवाइड इनटू आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल फ्यूज होते हैं और बनता है वेन्यूल,
वेन्यूल फ्यूज होके बनता है वेन, और वेन बाहर निकालती है। और जो लेफ्ट वेन आती है लेफ्ट किडनी से बाहर, राइट वेन आती है राइट किडनी से बाहर, तो दोनों वेन जो है ना इंफीरियर वेना के अंदर ओपन होते हैं। और इंफीरियर वेना के कहाँ ओपन होता है? राइट एट्रियम में, आपको पता है। इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो रहा है कि नहीं आपका कंसेप्ट? Yes, sir. सब लोग नहीं बोल रहे, क्या है, क्या बात है? Yes, sir. अरे यस नो इतना तो बोलो, कितने लोग हैं इधर? प्रीति, अनमोल, वंश, अभिषेक, Yes, sir. Yes, sir. समीर, दीक्षा, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, yes, sir. Yes, sir. बेटा यस नो इतना Yes, तो sir. बोलो ना, इतना तो बोलो। हाँ इतना तो बोलो। Yes, sir. हाँ yes, sir. कितने बच्चे? बहुत बच्चे इधर। आयुष बसंत, आयुष सोदी, अभिषेक कुमार, अनमोल, अंतरिक्ष, अर्णव, आर्यन सहगल, डू यू अंडरस्टैंड? एटलीस्ट आप बोलो या टाइप करो, कुछ तो रिप्लाई करना है आपको, ऐसे न्यूट्रल नहीं बैठना है। अस्मित, अस्मित आर यू देयर? दीक्षित, दीक्षा कुमारी, गिनी, क्रिश ठाकुर, मयांक, निशांत, प्रीति बनियाल, रजनी, रिजुल, ये समीर का नाम मैंने ले लिया शायद, सरयू, सेजल, शगुन, शोभी सेपिया, तुषार, वंश, वरुण कुमार। हाँ यस नो इतना तो करना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम सब। हाँ यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इतना सबको करना चाहिए। हाँ एक थम्स अप करना है, अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछना है आपको, ठीक है ना, न्यूट्रल मत बैठो। इधर ध्यान दो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमारे पास टाइम कम है, तो मैं इधर उधर की बातें करने में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है ना। इधर सिर्फ काम की पढ़ाई की बातें होगी, क्योंकि इधर उधर बातें तो सिर्फ दिल को बहला जा सकता है, उससे नीट क्रैक नहीं हो सकता, ठीक है ना। इधर उधर की बातें करते रहेंगे ना तो उससे क्या होगा, दिल को, Yes, sir. हाँ दिल बहल सकता है, लेकिन नीट क्रैक होने के लिए ये एक्चुअली काम की बात होनी चाहिए। आपको कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लग रहा है, तो आप पूछो, बिंदास पूछो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्यूट्रल मत बैठो। गुड। तो क्या क्या है? 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, 1 ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। ओके, तो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्रेटरी सिस्टम। ये डायग्राम देख रहे हैं आप? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम चेंज हो गई, अभी ग्रीन वाली आ गई, Yes, ग्रीन sir. वाली। Yes, sir. हाँ देखो, देखो दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, पता है ना आपको, सुप्रारेनल है एड्रिनल ग्लैंड। दीज आर नॉट द पार्ट्स Yes, ऑफ sir. एक्रेटरी Yes, sir. सिस्टम, बट सिंस दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द किडनी वी मस्ट हैव टू शो इट। उनको दिखाना होगा, उसको नहीं दिखाया तो उसका मतलब वो नहीं है, तो उनका फंक्शन नहीं एक्सक्रीशन में, लेकिन उनको दिखाना चाहिए डायग्राम में। ये यूरेटर निकल रहे 2 किडनी से, आपको पता, देख सकते हो आप। ओके, अब ये किडनी वाली बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा की बात खत्म करेंगे। तो देखो यूरेटर, तो यूरेटर की लेंथ कितनी होती है? दोनों यूरेटर जो है ना अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 1 फुट के होते हैं, 1 फीट के होते हैं। ओके, दोनों यूरेटर 25 to 30 सेंटीमीटर। और उनका वॉल कैसे बना है? उसके वॉल में स्मूथ मसल है, और उसके अंदर जो ल्यूमेन है ना, उसकी ल्यूमेन, उसको लाइनिंग किसकी है? स्मूथ मसल को, ये मसल की ट्यूब है, उस स्मूथ मसल के अंदर वाली लाइनिंग जो है ना, जो ल्यूमेन की तरफ है, उसके कैविटी की तरफ है, यूरेटर के कैविटी की तरफ, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ओके, या उसको बोलते हैं यूरोथेलियम, यूरोथेलियम भी बोलते हैं, ट्रांजिशनल इपिथेलियम बोलेंगे या यूरोथेलियम बोलेंगे। ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम क्या है? ये स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेचेबल, क्योंकि यूरिन कैरी करना है तो उसको स्ट्रेच होना पड़ेगा, तो ये स्ट्रेचेबल इपिथेलियम है। ओके, तो ये हो गए यूरेटर। यूरेटर का काम क्या होता है? दे ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी इनटू द यूरिनरी ब्लैडर।
क्लियर इतना सबको? यस यस इतना तो बोलना है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सबको सबको, इतना लेजी मत बैठो, इतना लेजी मत बैठो। आयुष, Yes, sir. इज इट क्लियर टू यू? आयुष बसंत, आयुष, आयुष चौधरी, अभिषेक कुमार, अनमोल, इज इट डन? Yes, sir. अंतरिक्ष, Yes, sir. ओके। अर्णव, अर्णव ठाकुर हो क्या आप? आर्यन सहगल, Yes, sir. अस्मित, अस्मित राणा, गुड। दीक्षा, Yes. श्री, गिनी, मयांक, निशांत, प्रीति, रजनी, Yes, sir. रिजुन, समीर, सरयू, सेजल, शगुन, Yes, sir. शोभी, सैफिया, Yes, sir. तुषार, वंश, वरुण, Yes. ओके ओके गुड। ठीक है, उसके बाद करेंगे बात हम ब्लैडर की। तो जो ब्लैडर है, ब्लैडर का काम क्या है? यूरिन को स्टोर करना, कुछ देर तक स्टोर करता है। इट कैन टेम्परली स्टोर द यूरिन बिफोर बीइंग मिक्सचुरेशन, बिफोर बीइंग रिमूवल ऑफ द यूरिन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सो ये जो ब्लैडर है उसका शेप क्या है? शेप दो टाइप का होता है। उसके अंदर अगर कोई यूरिन नहीं है, वो खाली है, तो उसका शेप है पायरीफॉर्म। लेकिन अगर उसके अंदर यूरिन भर गया, वो ओवल बन जाएगा, ओवाइड बन जाएगा, क्योंकि डिस्टेंड हो जाएगा, फूल जाएगा, तो ओवल बनता है। नहीं तो ये पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म मतलब ऐसा पियर शेप। आपको पियर पता है ना, नाशपाती एक फल होता है ना ऐसा, Yes, sir. Yes, sir. पियर शेप होता है। लेकिन जिस जैसे उसके अंदर यूरिन भरा तो ऐसे ओवल हो जाएगा, राइट? ओके, Yes. Yes, sir. राउंडेड या ओवल हो Yes. जाएगा, ओवाइड। तो ये कितना यूरिन स्टोर कर सकता है एक टाइम में? मैक्सिमम तो करीब करीब 500 टू 700 ml ये यूरिन स्टोर कर सकता है। ओके, लेकिन उसके अंदर उसके 50% मतलब लगभग 300 ml इतना, 350 ml इतना, 300 टू 350 ml अगर उसके अंदर यूरिन भर गया है, मतलब 250 टू 350 ml अंदर उसके अंदर यूरिन भर गया है, तो बाद में हम लोग को रियलाइज होगा कि देयर इज अर्जेंसी हो जाएगी, मतलब जाएगा कि अभी यूरिनेशन करना है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो मसल होता है ना, इसका भी स्मूथ मसल होता है, और उसके स्मूथ मसल को स्पेशल बोलते हैं डेट्रियूजर मसल। स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर इज कॉल्ड डेट्रियूजर मसल। तो स्पेशल टाइप का मतलब डिस्टेंड होने वाला, स्ट्रेच होने वाला मसल है। और उसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर भी है। स्ट्रेच रिसेप्टर मतलब क्या? जैसे ही उसके अंदर यूरिन भर रहा है, 50% हाफ यूरिन भरा, तो उसके स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, उसको सिग्नल मिलता है, और वो सिग्नल देते हैं, इंपल्स देते हैं, सेंसरी इंपल्स ब्रेन को। ओके, और ब्रेन में से मैसेज आता है, मोटर इंपल्स, कि अब अभी यूरिन को बाहर निकालना है। तो ब्लैडर के मसल को, मतलब ब्लैडर का स्मूथ मसल जो डेट्रियूजर मसल, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। उसको कॉन्ट्रैक्ट करना तो ही यूरिन आगे जाएगा। तो उसके आगे यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के पास दो स्पिंक्टर होते हैं, स्पिंक्टर मसल। नॉर्मली दे रिमेन क्लोज, लेकिन जैसे ही यूरिन को बाहर निकलना है, उसको ओपन होना चाहिए। मतलब ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन, मिक्सचुरेशन मतलब क्या? यूरिनेशन, यूरिन को बाहर निकालना। तो यूरिन को बाहर निकालने के लिए ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है, और ये जो यूरेथ्रल स्पिंक्टर होते हैं उनका रिलैक्सेशन होना जरूरी होता है। दो स्पिंक्टर होते हैं, ये यूरेथ्रा के स्टार्टिंग में होता है, उसको बोल देंगे, ये वाला गोल दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस डायग्राम? Yes, sir. हाँ, Yes, Yes, sir. इसको बोलेंगे इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, और ये जो यूरेथ्रा के बाहर के साइड पे है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। ओके, तो ये दोनों स्पिंक्टर है वो ओपन होने चाहिए, तो ही यूरिन बाहर जाएगा। मतलब जब यूरिनेशन करना नहीं है तो ब्लैडर रिलैक्स होंगे और स्पिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन जैसे ही यूरिनेशन करना है तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा
और ये दोनों के दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल जो है ना वो क्या होंगे, वो रिलैक्स होंगे। ओके, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, स्फिंक्टर मसल, दोनों स्फिंक्टर मसल रिलैक्स, तो यूरिनेशन हो जाएगा। और नॉर्मली यूरिनेशन, यूरिन नहीं बाहर निकालना है, यूरिनेशन नहीं करना है, तो ब्लैडर रिलैक्स है, वो दो मसल स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज द लास्ट पार्ट ऑफ सॉरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। तो ये अंदर वाला है, वो उसको बोलेंगे इंटरनल स्फिंक्टर, यूरेथ्रा के बाहर की साइड पे है, लास्ट पार्ट पे, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो अंदर वाला जो स्फिंक्टर है ना वो इनवॉलंटरी स्फिंक्टर है, मतलब इसको क्लोज करना या ओपन करना अपने विल पावर में नहीं होता। हम हमारी इच्छा हो गई कि उसको अभी बंद ही रखना है या इसको खोलना है, तो ऐसा नहीं होता, इनवॉलंटरी होता है। ओके, लेकिन जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो वॉलंटरी होता है। देखो कि जब हम लोग ये जो ब्लैडर है ना वो हाफ फिल हो जाता है तो यूरिन पास करने की अर्जेंसी लगती है, ये ब्लैडर का मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है और इंटरनल ये मसल होता है, ये स्फिंक्टर मसल वो ओपन होता है। लेकिन अगर उस टाइम हम लोग यूरिनेशन नहीं कर सकते, कोई ऐसा सिचुएशन है, आपका कोई क्लास चल रहा है या कोई फंक्शन में हो या कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू चल रही है, तो उस टाइम ऐसा हो गया, तो हम लोग ये कुछ देर तक, कुछ टाइम तक ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि वॉलंटरी है, हमारी इच्छा से खुलता है, उसको हम लोग कंट्रोल करके बंद करते हैं, तो यूरिन को पास नहीं होने देते। लेकिन ये भी कुछ हद तक चलता है, अगर उसमें बहुत ही ज्यादा यूरिन का प्रेशर बना तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली। ओके, तो ये जैसे ही लगता है कि यूरिनेशन करना है तो करना ही है उस टाइम, और कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले करके आना है, नहीं तो ये, क्योंकि बाद में क्या होता है, पेन होता है, जैसे ही ब्लैडर ज्यादा ज्यादा भरता जाता है तो पेन होता है। ओके, पेनिंग होता है। तो ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ना, ये जो यूरेटर है उसका लेंथ कितना है, 25 to 30 सेंटीमीटर। यूरेथ्रा जो है ब्लैडर से निकलता है, उसका लेंथ अलग है, मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। फीमेल में बहुत छोटा होता है 4 सेंटीमीटर, मेल में लगभग ये 20 सेंटीमीटर होता है लगभग, क्योंकि वो ब्लैडर से मतलब बहुत अंदर से निकलता है और दैट रन थ्रू द पेनिस एंड ओपन एक्सटर्नली। तो फीमेल में वजाइनल ओपनिंग एंड यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, यूरेथ्रा की ओपनिंग अलग है, वो ब्लैडर की ओपनिंग है, और वजाइना पैसेज की ओपनिंग जो यूटेरस में जाती है वो अलग है। तो फीमेल में यूरिनरी पैसेज या यूरिनरी डक्ट अलग है और वजाइनल पैसेज या वजाइनल डक्ट डिफरेंट है, अलग है। लेकिन मेल में ऐसा नहीं है, मेल में जो सीमेन का डिस्चार्ज होता है जिसमें स्पर्म्स होते हैं और यूरिन का डिस्चार्ज होता है वो कॉमन यूरेथ्रा से होता है। तो मेल में यूरेथ्रा को हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल सकते हैं, लेकिन फीमेल में यूरेथ्रा को सिर्फ यूरिनरी डक्ट बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं बोलेंगे फीमेल में, क्योंकि फीमेल में जेनाइटल डक्ट मतलब वाजाइनल डक्ट अलग है और यूरिनरी डक्ट मतलब यूरेथ्रा अलग है। इज इट डन, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर इतना क्लियर है तो Sir. आप थम्स अप कर सकते हो, अगर इतना क्लियर है तो। यस, सबको सबको भी नाम हर बार नहीं लेूंगा मैं, किसी को क्लियर नहीं है तो थम्स अप मत करो प्लीज। आप मुझे पूछो कि सर ये क्या है एक्चुअली, मैं आप कोशिश करूंगा आपको समझाने की। और मेरे लेक्चर में ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा खुद को कम मत समझे, मैं सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ 4 या 10 बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए पढ़ा रहा हूँ। जिनको ऐसा लगता है कि वो उनसे नहीं होगा, तो अगर वो मेरी बात कहेंगे सुनेंगे तो उनसे जरूर होगा वो। आपको सिर्फ इधर ध्यान देना है, बाकी कुछ सोचना नहीं है, और जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको वो समझ के लेना है और उसका प्रैक्टिस करना है। हर कोई का हो सकता है आप में से, कोई ऐसा ना सोचो कि बाकी के बच्चे आंसर फटाफट से देते हैं फास्ट से, तो हमारे बस की बात नहीं, कोई बात नहीं, आप स्लोली दे दो, लेकिन आप रहो, आप पेशेंस रखो, आप ध्यान दे दो अच्छी तरह से। सबके लिए लेक्चर्स हैं हमारे अवंती की, ठीक है ना, नॉट ओनली फॉर सम चिल्ड्रन। ओके, तो अब बात करेंगे
किडनी की बात करेंगे, किडनी की। किडनी कितनी, 2 है ना, Yes, sir. 1 पेयर। और मैंने बोला आपको राइट किडनी थोड़ी लोअर है, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लीवर है, लीवर बहुत बड़ा होता है, तो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, और उससे ऊपर थोड़ी ये लेफ्ट किडनी होती है। देखो ये सपोज बॉडी का मिडल एक्सिस है ना, सपोज मैं अभी ड्रॉ करके मिटाऊंगा बाद में। सपोज किधर गया, ये और ये इसका मिडल करना है, तो ये मिडल हो गया। सपोज ये बॉडी का मिडल एक्सिस है, बॉडी का क्या है ये, मिडल एक्सिस। तो मिडल एक्सिस से किडनी, राइट किडनी है ना, राइट किडनी वो थोड़ी दूर है, और लेफ्ट किडनी जो है ना, लेफ्ट वाली किडनी मिडल एक्सिस से वो थोड़ी पास है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब है राइट किडनी थोड़ी नीचे है और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है, लेकिन मिडल एक्सिस के पास कौन सी है, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट वाली किडनी। ये देखो ये राइट है ना, क्योंकि ये मिरर इमेज है, क्योंकि हमारा लेफ्ट होता है वो सामने वाले का, अगर वो हमारे तरफ से मुंह करके है तो उसका राइट होता है ना। तो राइट Yes. किडनी अवे फ्रॉम द मिडल एक्सिस and left kidney is nearer to the middle axis. Right kidney is lower than that of the left kidney. Is it done? Is it done? Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Good. Okay. एक बात मेरी रह गई आपसे कि ये जो यूरेटर होते हैं ना, यूरेटर ये ओपन किस में होते हैं, ब्लैडर में, लेकिन इनके इनके ये यूरेटर के अंदर कोई वॉल नहीं होती, वॉल नहीं होती। जैसे मैंने आपको बोला कि पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं ना, सो पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेकिन उनमें भी कोई वॉल नहीं होती। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड पल्मोनरी वेन के अंदर बैक फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वेन when they open into the left atrium they do not have any wall, but वो ऐसे ओपन होती है ऑब्लिकली, पता है ना आपको, ऑब्लिकली ऐसे एक एंगल बनाते हैं, वो Yes, एक sir. एंगल बनाते हैं, इसलिए उसका ब्लड वापस नहीं आता। तो वैसे ही ये जो यूरेटर है ना, दे आल्सो ओपन ऑब्लिकली इन द ब्लैडर। अंडरस्टैंड? ब्लैडर में ऑब्लिकली ओपन होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब लोग आप जो हायर स्टडीज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये यूरेटर ऐसे दिख रहे हैं आपको, लेकिन ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, बीच बीच में उसको कहा एंगल होते हैं, ऐसे ऐसे एंगल होते हैं उनको, ऐसे ऐसे एंगल बीच बीच में, सॉरी ऐसे उसको एंगल होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से Yes, sir. बैक फ्लो यूरिन नहीं होता, और ये ओपन भी ऑब्लिकली होते हैं, ऐसे ऑब्लिकली ओपन करते हैं ब्लैडर के अंदर, ठीक है, एक एंगल से ओपन करते हैं। ये देख ले रहे हैं आप, एंगल बना रहे हैं ना, एंगल। अच्छा स्ट्रेट नहीं ओपन करते, स्ट्रेट ओपन करते तो यूरिन पीछे जा सकता है, लेकिन ये कुछ एंगल बना के ओपन करते हैं, तो इसलिए यूरिन का बैक फ्लो नहीं होता ब्लैडर से यूरेटर में। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, सबको यस नो इतना बोलना आ सकता है, सबको इतना तो मेरा हक आपसे बनता है कि इतना तो मेरे को चाहिए आपसे, ठीक है ना। Yes, sir. अभी एक इसमें किडनी की बात कर रहे थे। किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यूरिन फॉर्मेशन उसका काम है, ब्लड में जो वेस्ट है उसको रिमूव करना, उसका यूरिन बनाना, ब्लड फिल्टर करना, यूरिन बनाना। 1 पेयर बीन शेप होते हैं, किडनी का शेप कैसे, बीन शेप है ना, ऐसा है किडनी का शेप। सॉरी, किडनी आर बीन शेप। कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। पोजीशन क्या है, पोजीशन किडनी की T12 to L3। T12 मतलब क्या होता है, थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 12, और L3 मतलब लंबार वर्टिब्रा नंबर 3। तो हमारे जो डॉर्सल पार्ट है, किडनी आगे नहीं होती, वेंट्रल नहीं होती है, डॉर्सल ही होती है, पता है ना, डॉर्सल ही होती है किडनी। ओके, मैं दिखाता हूँ Yes, sir. आपको। ओके,
तो किडनी का पोजीशन है थोरैसिक वर्टिब्रा 12 से लंबार वर्टिब्रा 3 तक, इतना उसका ये होता है, किडनी का ये होता है पोजीशन होता है। अभी एक वर्ड दिया है रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब पता है आपको? क्या पता है रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब? एनीबॉडी नो द मीनिंग ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल? नो सर। यस पता है आपको? नो यस नो इतना तो बोलो बच्चा, सबको एक ही बच्चे बोल रही है। हाँ, आयुष, नो सर। अभिषेक, अनमोल, अंतरिक्ष, अर्णव, आर्यन, अस्मित, दीक्षा, गिनी, गिरी, क्रिश, बोलो, निशा, निशांत। Yes, sir. ओके वेट वेट बोल दो हम क्या होता है इसका मतलब रेट्रो। एक डायग्राम बनाया मैंने आपको दिखाने के लिए। देखो देखो ये ह्यूमन है सपोज, दिख रहा है आपको डायग्राम? यस यस सर। Yes, sir. ये है, ये उसका हेड है, ये नेक है, गर्दन है, ये उसका बॉडी है, ट्रंक है। तो हमें पता है कि बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है ना उसको बोलते हैं पेरिटोनियम या पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियम कैविटी बोलते हैं बॉडी के अंदर कैविटी की। उसके दो हिस्से होते हैं क्योंकि उसके बीच होता है डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर है थोरैसिक कैविटी और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी, दोनों पेरिटोनियल कैविटी है। और ये जो कैविटी है ना, देखो बॉडी का बाहर जो है ना उसको सरफेस बोलते हैं, बॉडी का सरफेस बोलते हैं, लेकिन बॉडी कैविटी का अंदर सरफेस है ना उसको बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलेंगे। यू अंडरस्टैंडिंग? यस यस सर। Yes, sir. पेरिटोनियल कैविटी इज लाइन बाय पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मतलब मेम्ब्रेन। ओके, तो किडनी क्या है? रेट्रोपेरिटोनियम है। तो एक तो ये एब्डोमिनल एब्डोमेन में है, लेकिन एब्डोमिनल की कैविटी में नहीं है। देखो ये ह्यूमन, देखो ये ह्यूमन ऐसे साइड से है ना, ये हेड है, ये गर्दन है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, राइट? यू अंडरस्टैंडिंग? यस Yes, sir. देखो तो ये क्या है? बॉडी की कैविटी है, ये पेरिटोनियल कैविटी है। ऊपर की कैविटी को बोलेंगे थोरैसिक कैविटी, नीचे की कैविटी को बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। तो पेरिटोनियम कैविटी है ये, और कैविटी के अंदर किडनी नहीं है, कैविटी के बाहर किडनी है। मतलब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ना उसके अंदर और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के बाहर, दोनों के बीच में। नॉर्मली ऑर्गन कहाँ पे रहते हैं? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहते हैं, लेकिन किडनी पेरिटोनियल कैविटी के बाहर है। क्लियर? वो कहाँ पे है? बाहर है। अंडरस्टैंडिंग? यस सर। Yes, sir. ओके, सो ये बाहर है, पेरिटोनियल कैविटी के बाहर है किडनी। तो उसको देखो, इट इज द बैक साइड ऑफ द पेरिटोनियम, तो उसको बोलेंगे रेट्रोपेरिटोनियम। देखो मेट्रो और रिट्रो ये दो शब्द आपको पता होंगे। मेट्रो क्या? जो शहर होते हैं ना बड़े बड़े, मुंबई हो या चेन्नई हो, ओके, कोलकाता हो, दिल्ली हो, उसको मेट्रो सिटी बोलते हैं ना। Yes. यस सर। ओके, मेट्रो मतलब जो ज्यादा, मतलब उसको बोलते, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एडवांस। रेट्रो क्या? रेट्रो देखो पुराने गाने होते हैं ना, पुराने गाने। यस हाँ, हेलो, यस सर। उसको रेट्रो सॉन्ग बोलते हैं ना, रेट्रो। तो रेट्रो का मतलब होता है पीछे, पीछे। रेट्रो पेरिटोनियम मतलब पेरिटोनियम के पीछे। क्लियर? यस सर। Yes. Yes, sir. अभी अभी आपको याद होगा, यस सर। अभी Yes, आपको sir. याद होगा रेट्रो पेरिटोनियल का मतलब। यस सर। Yes, sir. ओके, प्रीति, रजनी, रिजुल, सरयू, शगुन, Yes, sir. आपको अभी समझ में आ गया? सबको यस नो कुछ तो बोलना है। हाँ, रजनी, आप रजनी क्या नाम है आपका? समझ में आया आपको? रिजुल, यस सर। यस सर। सरयू, सरयू Yes, शर्मा, sir. Yes, sir. बेटा बोलो, डरने की कुछ बात नहीं है ना, मैं सिर्फ कुछ बच्चों के लिए नहीं हूँ, सब बच्चों के लिए हूँ मैं। शगुन, अभी रैंडम ले रहा हूँ मैं। शगुन, हैव यू अंडरस्टूड? शगुन कटोच, आर यू देयर और नॉट? शोभी सेपिया, आर यू देयर? तुषार, यस सर।
आपका नाम क्या बेटा? सर कशिश। आशीष, गुड नेम, गुड नेम। वरुण, वरुण है कि नहीं आज? हाँ, ओके, यस, ठीक है। 9:10 से 10:10 तक हमारा लेक्चर था ना? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अभी किडनी की बात नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। अंदर की बात करनी है, किडनी के अंदर की बात, ये तो बाहर वाली बात करी हमने। इतना सबको क्लियर हो गया तो थम्स अप कर सकते हैं। यस, कम ऑन। अगर आपको इतना क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो फास्ट। यस, यस, निशांत आपको क्लियर है? निशांत, प्रीति, Yes, sir. ओके। दीक्षा कुमारी आपको क्लियर है? Yes, sir. गुड। आयुष, आयुष सोधी, इज इट क्लियर टू यू? आयुष सोधी, इज इट क्लियर टू यू? आयुष बसंत, गुड। आयुष बसंत, इज इट क्लियर टू यू? दूसरा आयुष, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग इधर इधर रुकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अभी कल हमारा लेक्चर है लास्ट वाला, उसमें जितना होगा उतना हम लोग कवर करेंगे एक्सप्रेशन का। और उससे बचा हुआ आप जब आपका बाद में लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, कुछ हफ्तों की आपको छुट्टी है ना, कल के बाद, आपको पता है ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, Sir. ओके, तो आप ठीक है, ठीक है। आप में से कोई ने, किसी ने शायद मुझसे पेपर मांगे थे ना, ये आपको पता चलेगा बेटा, पता चलेगा आपको कब तक छुट्टी है वो। हाँ, आप में से किसी को मैंने 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी की कुछ पेपर दिए थे ना? किसको दिए थे? मेरे को याद नहीं आ रहा है उसका नाम। आपके बैच में था या दूसरे बैच में, पता नहीं मुझे। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल। Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।